सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक हो सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हारे हिसाब से अच्छी या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से अच्छी? तो अपने हिसाब से अच्छी नहीं चलानी, उसके हिसाब से अच्छी चलानी। समझ रहे हो? कल सुबह की बात याद है? कोई फर्क पड़ा? 2-3 दिन तक नहीं पढ़ना चाहिए रेगुलर? कौन सी? डाल दूंगा। कल यार मैं अपने बच्चों को लेने गया था तो नहीं डाल पाया। एक मेरी बेटी है, एक मेरी बीवी है। तो लेट आया, थोड़ा नहीं डाल पाया। आज भी थोड़ा सा बिजी हूँ बट प्रयास करूंगा आज रात तक अपलोड कर दूँ। ठीक है? तो बिल्कुल जोश हाई रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और मजाक मस्ती बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत पढ़ते पढ़ते में हो जाए हंसी खेली, वो अलग चीज है। सीरियसली पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो देखो, हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 शुरू किया था। यूनिट का नाम क्या था? अदर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें और भी दूसरे एसेंशियल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सारे एसेंशियल्स क्या होते हैं किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए? तो मैंने आपको बताया था हम लोगों को 4 चीजें पढ़नी है। कितनी? 4 चीजें पढ़नी है। एक हमने उसमें से पढ़ी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सबको याद है? दूसरा मैंने आपको पढ़ाया फ्री कंसेंट, सबको याद है? तीसरा है लॉफुल पर्पस, ये आज शुरू होगा। शुरू करने से पहले हम अपनी आदत पे कायम रहते हैं। हमारी आदत क्या है? रिवीजन की। कॉपी किताब सबकी बंद होनी चाहिए, दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए बस। ठीक है? पता लगे ना क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। तो यूनिट 3 की शुरुआत से ही पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ। मतलब जो पिछली आई थिंक 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तीनों लेक्चर को मैं अगले 10 से 12 मिनट 15 मिनट में प्रयास करूंगा खत्म करने का। तो सबसे पहले यूनिट का नाम है अदर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस यूनिट की शुरुआत ऐसे होती है कि इस यूनिट में हमें 4 बातें पढ़नी है: कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, और लॉफुल पर्पस, और एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। तो पहला कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा। तो मैंने ऐसा बताया, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर केपेबल टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 3 लोगों को छोड़कर, माइनर, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय। सबसे पहला माइनर कौन होता है? तो माइनर मीन्स द पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज अंडर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। 2 केसेस में माइनर की उम्र जो है वो क्या बता रखी है? वो 21 साल बता रखी है। व्हेन द एडमिनिस्ट्रार ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, और व्हेन द गार्जियन ऑफ माइनर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। फिर माइनर की पोजीशन क्या होती है या रूल्स अबाउट माइनर क्या होता है? पहला, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो। इफ यू आर मेकिंग एन एग्रीमेंट विद माइनर देन द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। अब तो यहाँ पर एक केस था मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष का। दूसरा, माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड। इट मींस एक बार वॉइड हो गया हमेशा वॉइड रहेगा, वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड। फिर हमने बात करी तीसरा पॉइंट, माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है। और मतलब माइनर के बेनिफिट के लिए आप कोई भी एग्रीमेंट बना दो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन माइनर कभी भी लाइबल नहीं होगा। चौथी बात, माइनर अपनी माइनॉरिटी को छुपा सकता है, प्लीड कर सकता है। एस्टॉपेल का कंसेप्ट माइनर पे एप्लीकेबल नहीं होता है। और माइनर फ्रॉडुलेंटली भी अपने आप को मेजर दिखाकर आपसे एग्रीमेंट कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप ही की गलती मानी जाएगी, माइनर की नहीं मानी जाएगी। अगला पॉइंट माइनर के रूल्स का कहता है कि माइनर को के साथ एग्रीमेंट नहीं बना सकते का मतलब ये नहीं है कि माइनर कोई भी फायदा उठा ले। तो अगर कोई पर्सन सप्लाई करता है नेसेसरीज टू द माइनर, किसी ने भी अगर सप्लाई करी माइनर को क्या? नेसेसरीज, ठीक है? तो ऐसे में वो माइनर की प्रॉपर्टी से नेसेसरी के द्वारा नेसेसरी पर किया हुआ खर्चा पैसे रिकवर कर सकता है, ओनली फ्रॉम माइनर्स प्रॉपर्टी। फिर कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। माइनर्स गार्जियन विल नॉट बी लाइबल फॉर द एक्टिविटीज डन बाय द माइनर। Minor can be agent but he will not be personally liable. Minor cannot be a partner but he can be admitted into the partnership profit.
और माइनर कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट। ऑल वेल जी, कोई दिक्कत यहाँ पर? दूसरा था जी अनसाउंड माइंड क्या होता है? तो अनसाउंड माइंड मीन्स द पर्सन हु इज नॉट, अभी कैपेसिटी चल रहा है, तीनों पॉइंट बता रहा हूँ, माइनर हो गया। अनसाउंड माइंड मीन्स द पर्सन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट he is eligible if at the time of making contract his mind is sound, but he is not eligible if at the time of making contract his mind is, तो कुछ लुनाटिक पर्सन, इडियट पर्सन, ड्रंकन पर्सन, इनसेन पर्सन, ये सब क्या होते हैं? अनसाउंड। फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, 5 नाम मैंने लिए थे। नंबर 1 एलियन इनेमी, मतलब विदेशी दुश्मन, इंसॉल्वेंट पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन, गवर्नमेंट ऑफिसर या फॉरेन ऑफिसर या एम्बेसडर, ये तभी डिस्क्वालिफाइड है जब अपनी लिमिट क्रॉस कर दे। नंबर 5 जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी कब डिस्क्वालिफाइड होती है? जब वो अपने ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड चली जाती है। ऑल वेल था, ये मेरा कैपेसिटी हो गया। नंबर 2 मैंने स्टार्ट करवाया फ्री कंसेंट। सेक्शन नंबर 13 कहता है कंसेंट का मतलब क्या होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त आपकी कंसेंट होनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो फ्री होनी चाहिए। सेक्शन 14 कहता है फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और फिर हमने पढ़ा कि जी अगर कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती। तो बेटे मेरे 5 सिचुएशन है जहां कंसेंट फ्री नहीं होती, उनमें से 4 वॉइडेबल होता है, एक वैलिड या वॉइड होता है। नंबर 1 कोएर्जन सेक्शन 15, नंबर 2 अंडर इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, 18 मिस रिप्रेजेंटेशन, 20 से 22 तक मिस्टेक हो जाता है। फिर मैंने सबसे पहले कोएर्जन बताया। कोएर्जन मतलब इट मींस व्हेन वन पार्टी ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी बाय थ्रेटनिंग, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्टिविटी व्हिच इज फॉरबिडन और फॉरबिडन बाय लॉ, आईपीसी। ऑल वेल, तो मैं आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपसे कर रहा हूं तो वो आईपीसी ने मना कर रखा है और फिर भी मैं कर रहा हूं जबरदस्ती, तो इफेक्ट क्या होगा? वॉइडेबल हो जाएगा। सुसाइड करने की धमकी क्या होती है? ठीक है, इंग्लैंड में इसको ड्यूरेस कहते हैं, DURESS। ऑल वेल, फिर हमने बात करी नेक्स्ट पॉइंट की, अनड्यू इन्फ्लुएंस। मोरल प्रेशर रिलेशनशिप में होता है हमेशा, ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर होता है। नंबर 3 इफेक्ट क्या है? वॉइडेबल। अच्छा, प्रूफ कौन करेगा कोर्ट में? एग्रीव्ड पार्टी। फिर फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब इट मींस व्हेन वन पर्सन डेलिबरेटली इंड्यूसिंग अदर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इंड्यूस करूंगा तो ही फ्रॉड है, वरना फ्रॉड। तो फ्रॉड क्या होता है? तो फ्रॉड कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट या प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, जो भी फ्रॉड में फिट हो जाती है। क्या साइलेंट रहना फ्रॉड होता है? नहीं होता, जनरली नहीं होता। लेकिन जब गुड्स डेंजरस नेचर का बेच रहे हो या साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच होगा तो वो फ्रॉड माना जाएगा। फिर था मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, इट मींस द स्टेटमेंट व्हिच इज मेड बाय अ पर्सन बिलीविंग इट टू बी ट्रू बट वो ट्रू, तो सामने वाला पर्सन तब अपना नुकसान की भरपाई कर सकता है। तो कोई पॉजिटिव असर्शन दे रहा हूं, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा हूं, ऑल वेल, तो ऐसी सिचुएशन में मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। लास्ट था मिस्टेक। मिस्टेक अबाउट, अगर लॉ है तो देखो मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ वैलिड होगा, फॉरेन लॉ वॉइड होता है। मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर या आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन वॉइड होता है। फिर मिस्टेक को क्लासिफाई किया यूनिलेटरल, बायलेटरल। अगर बायलेटरल करो तो वॉइड है, यूनिलेटरल करो अगर सेलर की तरफ से तो वैलिड है और वॉइड है, और बायर की तरफ से तो वैलिड है। 5 आपको केसेस बताए थे मैंने, मिस्टेक अबाउट क्वालिटी वगैरह, मिस्टेक अबाउट आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। ऑल वेल, यहां तक क्लियर है जी? कैसा लगा? अब आज की क्लास हमारी शुरू है, टॉपिक का नाम है लॉफुल पर्पस। तो सुने बहुत ध्यान से। तो तीसरी चीज कहता है जी, आप जब भी अदर एसेंशियल का एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब भी कोई एग्रीमेंट बनाते हो तो बेटे मेरे उस समय पर आपका एग्रीमेंट बनाते वक्त पर्पस क्या होना चाहिए? लॉफुल पर्पस होना चाहिए। कोई भी एग्रीमेंट आप बना रहे हो, आपका पर्पस हमेशा लॉफुल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लॉफुल देखो आपको समझ में आता है क्या? आपको समझ में आता है कि वो लीगल होना चाहिए, और ये बात सभी जानते हो, लेकिन फिर भी हमारे लॉ ने क्या कर रखा है? वो एक्सप्लेन कर रखा है। अच्छा एक बात बताओ, लॉफुल पर्पस भारत में कितने तरीकों के हो सकते हैं? बोलो, हजारों लाखों। चाउमीन बेचना लॉफुल है, मोमोज बेचना लॉफुल है, पढ़ाना लॉफुल है, पढ़ना भी लॉफुल है।
डॉक्टर लॉफुल। तो क्या सब कुछ किताबों में लिखना पॉसिबल है? लॉ ने लॉफुल पर्पस को डिफाइन ही नहीं किया, लॉ ने डिफाइन किया है अनलॉफुल पर्पस को। तो इसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएंगे? तो मैं एक एक करके सारे अनलॉफुल पर्पस पढ़ूंगा। सबसे लास्ट अनलॉफुल पर्पस की 11 सब कैटेगरीज है। याद है पिछली क्लासेस में बताया था मैंने कभी? एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 10 पॉइंट में से एक होता है। तो कौन से एग्रीमेंट है जिसको वॉइड करा रखा है, वो यहां पर आएगा। स्टार्ट करें? तो देखो बेटे, तो लॉफुल पर्पस के बारे में कहता है, लॉ डज नॉट डिफाइन लॉफुल पर्पस बट लॉ डिफाइंस अनलॉफुल। लॉ ने लॉफुल नहीं बताया, अनलॉफुल बता दिया। तो फॉलोइंग पर्पसेस आर हेल्ड अनलॉफुल, दैट इज वॉइड एंड समटाइम पनिशेबल। कभी कभी क्या होता है? पनिशेबल भी होता है। तो नंबर ए पॉइंट कहता है, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन मतलब लॉ ने, ठीक है, तो वो अनलॉफुल बिजनेस है। एग्जाम्पल सुनो, मैं मनी लैंडिंग बिजनेस कर रहा हूं विदाउट रजिस्ट्रेशन, अनलॉफुल। अब आप ये मत बोलना सर हमारे लोकल एरिया में तो लोग ब्याज पे पैसे देते हैं, अनलॉफुल है। मनी लैंडिंग बिजनेस विदाउट टेकिंग रजिस्ट्रेशन इज व्हाट? अनलॉफुल। समझ गए? आप लोगों को मतलब हमारी क्लास में हिंदू मुस्लिम सब बच्चे बैठे होंगे, सब तरीकों के बैठे होंगे, बट ये पर्टिकुलर एक एक्ट है जो मैं बताने वाला हूं, हिंदू लॉ है एक, ठीक है। हिंदू लॉ ये कहता है कि आप एक शादी जब कर लेते हो तो सेकंड मैरिज एग्रीमेंट आप तब तक नहीं कर सकते किसी के साथ भी जब तक या तो फर्स्ट वाले की डेथ ना हो गई हो या डाइवोर्स ना हो। ये हिंदू लॉ है। तो अगर कोई भी मिस्टर ए है जो ऑलरेडी मैरिड है और वो सेकंड मैरिज एग्रीमेंट किसी और के साथ कर रहा है, उसकी वाइफ ना तो मरी है ना डिवोर्स हुआ है, तो ये एक्टिविटी क्या है? वो जो एग्रीमेंट है ना दूसरी वाली के साथ में, वो क्या हो गया? गलत। आया कुछ समझ में? तो पहला पॉइंट है, इट इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ में देखो एग्जांपल नंबर 1, कैरिंग ऑन मनी लैंडिंग बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस अंडर मनी लेंडर एक्ट, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन इन्वॉल्विंग सेल ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। बच्चे बेच रहे हो साले, ये क्या है? क्या करता है? बच्चे बेचता हूं, है ना? ह्यूमन ट्रैफिकिंग अनलॉफुल है। एग्जाम्पल देखो, मिस्टर चिराग ऑलरेडी, ये हिंदू ऑलरेडी मैरिड, पता नहीं क्या हो गया, अपनी बीवी से मन भर गया, किसी बिजली से मोहब्बत हो गई, ठीक है, एंटर्ड इनटू सेकंड मैरिज एग्रीमेंट विद बिजली। तो ये गलत हो गया, फिर ये क्या है? अनलॉफुल, नहीं कर सकता। पहले वाली को या तो डिवोर्स दे या उसको मर्डर प्लान कर, ठीक है। जोकिंग, ऑल वेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर बी, सीरियस बस मेरे लॉ पढ़ाने पे रहा करो, बाकी की फालतू बातों पे मत रहा करो। फालतू बातें भी करता हूं मैं कभी कभी पढ़ाते हुए। पहला आ गया, अब दूसरा, कि इफ इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ अदर लॉ। बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूं, आपका जो एग्रीमेंट है वो किसी और लॉ के किसी प्रोविजन को ना तोड़ रहा हो। मतलब आपके एग्रीमेंट का जो नेचर है वो किसी और लॉ के प्रोविजन को नहीं तोड़ रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे ऊपर गवर्नमेंट की कोई टैक्स लाइबिलिटी है, या किसी बिजली कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी ड्यू है, या एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स है, कुछ है सरकार का जो मेरे से उनसे लेना है, उनको मुझसे लेना है। अब मैं उनको दे नहीं रहा हूं समय पर, बहुत नोटिस वोटिस भेज दिए। अब आज क्या हुआ, उन लोगों ने मेरा घर जो है, जिस घर पे प्रॉपर्टी टैक्स या एमसीडी का इलेक्ट्रिसिटी, बीएसईएस का इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ड्यू है,
उन्होंने मेरी उस प्रॉपर्टी को नीलाम करने की कोशिश करी। उनका अधिकार है या नहीं है? वो अपना पैसा निकालेंगे मेरा प्रॉपर्टी बेचकर। तो मैंने, मतलब वो जो गवर्नमेंट मेरी प्रॉपर्टी बेच रही है, तो मैं ही उस भीड़ का हिस्सा बनकर उस प्रॉपर्टी को खरीदने चला गया। नहीं समझे? तो गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि जिसकी प्रॉपर्टी हम लोग जब्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो बंदा उस प्रॉपर्टी को खरीद। तो फिर सजा क्या हुई? ये तो गवर्नमेंट के मुंह पे तमाचा है। गवर्नमेंट ने बेचा, वो अगले दिन से वहीं रह रहा है, आजा आजा आजा। नहीं समझे? चिढ़ा रहा है वो गवर्नमेंट को। गलत है, फ्रॉड है भाई। तो देखो, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, एज एस्टेट इज सोल्ड, एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, इज सोल्ड फॉर एरियर ऑफ रेवेन्यू। उसने कुछ टैक्स वैक्स की पेमेंट नहीं करी। एज पर द एक्ट द डिफॉल्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग इट। मतलब अब अगर उस एस्टेट को बेचेंगे तो उसको, डिफॉल्टर को बोला हुआ है तू इसको नहीं खरीद सकता। आगे कहता बी एग्रीज विद ए टू परचेज द एस्टेट एंड कन्वे इट बैक टू ए। मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है उसने किसी मिस्टर बी को भेज दिया, उसको बोला भाई जा ये पैसे पकड़, प्रॉपर्टी खरीद और मेरे को मेरे नाम पे कर दे। फॉर द प्राइस विच बी हैज पेड दिस डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। सो एग्रीमेंट इज, यानी कि ये जो एग्रीमेंट है जो बी और ए के बीच में बना है, वो तो किसी कानून को ब्रेक कर रहा है। कानून ये कहता है कि ये खरीद ही नहीं सकता, और तू क्या कह रहा है, मैं तेरे ब्याह पर खरीद के तुझे ही दे दूंगा। फ्रॉड है भाई ये। ऑल वेल, अब एक सजा क्या है? सजा क्या है बता? जैसे मैंने तुझे क्लास से भगा दिया, मैं कहा तू आइंदा से मेरे से नहीं पढ़ेगा। अब तू ऑनलाइन लाइव आ गया गूगल ड्राइव, गूगल मीट पे मेरे से पढ़, हेलो सर हाउ आर यू। भाई नहीं पढ़ने का मतलब ये थोड़ी यहाँ नहीं पढ़ेगा, तू ऑनलाइन लाइव भी नहीं पढ़ सकता। हाँ यूट्यूब पे देख ले तू, वहां मुझे नहीं पता कौन मुझे देखता है कौन नहीं देखता। हाँ तो बोला ना, ए कुछ नहीं कर सकता बी के खिलाफ, वॉइड है ना। हाँ रख ले, ए उस पर केस नहीं कर सकता, वॉइड है ना, वॉइड में केस फाइल। सही है। और ए अगर कोर्ट भी जाता है तो ए को पहले सजा मिले। बेटे तू इधर आ, तेज बन रहा है, कटघरे में खड़ा हो पहले। हाँ बहुत होता है, भागेगा क्यों, चौड़े में रहेगा वो। भागते वो है जिनको डर होता है लॉ का, यहाँ तो लॉ का डर ही नहीं है क्योंकि इन्फोर्सेबल ही नहीं है। नहीं आया समझ? और खूब करते हैं लोग ऐसा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में क्या हुआ, लोगों के पास पैसा बहुत था। मुझे आज भी याद है, शायद पहले बताया नहीं बताया। नोटबंदी 8 नवंबर को हुई थी। 9 को हम लोग जाते थे पार्क में गुड मॉर्निंग में। अलकनंदा एक रोड है, कोई अगर गया हो, गया अलकनंदा? अलकनंदा की साइड में जो झापना सिटी फॉरेस्ट का आगे जाके डॉन, ये अपना डॉन बॉस्को के ठीक सामने स्कूल की। तो हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। 9 तारीख को गए, गए तो अंधेरे में निकले हुए थे। वहां एक रास्ते में राइट साइड में कूड़ेदान पड़ता है, ठीक है। तो उधर ना बैग वैग 2-3 बोरियां रखी हुई थी। हमें लगा लाश होगी, हम चले गए। जोक कर रहा हूँ। चले गए तो वापस आते वक्त देखा तो भीड़ खड़ी है, सच में ही लाश है। जाके देखा तो 3-4 बोरी थी, वो हजार हजार के नोटों से पैक थी, कोई फेंक गया। हाँ पैसे, डर थे लोगों में, डर था, वो क्या करें पैसों का, फेंक दिया लोगों ने। जो नया नया शुरुआती 3-4 दिन में बहुत कूड़ेदानों में पैसा मिला था, ठीक है। तो लोगों पे पैसा बहुत था। तो क्या हुआ, एक ड्राइवर था, मेरा एक दोस्त है, और उसके उसकी गैराज है, तो वो ड्राइवर वहां पे गाड़ी वाड़ी सही कराने आता था। तो मैं भी कभी कभी जाता था गैराज में। वहां से मुझे वो पता लगी, मैं उस बंदे को जान गया, ड्राइवर को। उसके मालिक ने, उसका मालिक था साउथ इंडियन अन्ना। उसके मालिक ने क्या करा, पैसा बहुत था कैश, उस ड्राइवर के बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए,
उसकी मम्मी के बैंक में 2.5 लाख रुपए, उसके पापा के बैंक में 2.5 लाख रुपए, छोटे वाले के 2.5 लाख रुपए, बहन के 2.5 लाख रुपए जमा करा दिए कि भाई अभी रख, तेरे से ले लेंगे। ड्राइवर ने कहा ओके थैंक यू, हो गए जमा। जब कंफर्मेशन रिसिप्ट आ गई, सब कुछ ओके, अगले दिन ड्राइवर को फोन आता, भाई गाड़ी नहीं निकाली यार तूने। कहता आप कौन? कहता मालिक बोल रहा हूँ। था। ओए ज्यादा मत तेज बन, मैं तेरे पे केस कर दूंगा। कर दे, मैं खुद आऊं केस करवाने। भाई वो मालिक टेंशन में, चलो ये गलती हो गई। भाई वो 10 लाख खा गया। उसने अपनी गाड़ी ली, टैक्सी चला रहा अपनी। नहीं समझे? मतलब वो अब उसका मालिक जो है वो जा ही नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं जा सकता था। तू प्रूफ करके दिखा दे, तेरा पैसा है, तू दिखा। नहीं समझे? खत्म। कह रहा कोई भी दिखा दे, कोई सबूत दिखा दे, कुछ तो दिखा। तो सबूत दिखाएगा तो खुद ही फंसेगा। भाई वो ड्राइवर गया ही नहीं उसके बाद। कह रहा है ऐसे 2-4 मालिक और मिल जाए, जिंदगी सेट है। कहता रिटायरमेंट प्लान हो गया मेरा। समझ रहे हो? तो भाई क्योंकि गलत है, फ्रॉड है, तो केस ही नहीं करेगा ना, टेंशन ही नहीं है कुछ। ओके, 2 पॉइंट ओके। अब तीसरा पॉइंट है, ये मैं आपको लॉफुल पर्पस के अंदर बता चुका हूं। याद है, 2 चोर बैटरी चुराने, तू और मैंने इसको बोला कि भाई रात को बैटरी चुराएंगे, इसने कहा डन ओके। यानी कि कोई भी एग्रीमेंट फ्रॉडुलेंट बिजनेस का ये अनलॉफुल होता है। देखो नंबर 3, एग्रीमेंट विद अ व्यू टू डिफ्रॉड अदर इज, जैसे मान लो ए बी और सी एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो जो भी प्रॉफिट होगा फ्रॉड करके वो आपस में बांट लेंगे, लिख के बिल्कुल साइन करके। एक फिल्म में मैं कहीं देख रहा था, 3 बंदों ने किसी का मर्डर कर दिया, तीनों ने एग्रीमेंट साइन किया था मर्डर करने से पहले कि भाई कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे को हंसी आ रही, मैं कहा यार इन्होंने एग्रीमेंट क्यों साइन कर दिया। आया कुछ समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ना जरा 1 मिनट। तो देखो, एग्रीमेंट टू डू फ्रॉडुलेंट बिजनेस में दूसरा एग्जांपल है, ए स्कीम ऑफ फ्रॉड अमॉन्ग पार्टनर्स इन ए फर्म टू चीट इनकम टैक्स अथॉरिटी और अमॉन्ग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू चीट द इन्वेस्टर इज वर्ल्ड। एक बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, तो उनके डायरेक्टर ने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि भाई 20,000 करोड़ आएंगे, 5 डायरेक्टर हैं हम, 4-4 हजार करोड़ लेके गायब होते हैं, चलो किसी देश चलते हैं। तो ये जो आपस की एग्रीमेंट है क्या है? तुम्हें यहाँ हर सिचुएशन में लग रहा होगा गलत हो रहा है। तो पहला क्या है? एग्रीमेंट जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। दूसरा क्या है? किसी और एक्ट के प्रोविजन को ब्रेक नहीं करना। तीसरा क्या है? कोई फ्रॉडुलेंट बिजनेस का एग्रीमेंट मत करना। चौथा है एग्रीमेंट टू कॉज इंजरी टू ए पर्सन या डैमेज टू प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन। देखो यहां लिखा है, सावंत ने 10 लाख रुपए दिए एक सुपारी फॉर किलिंग रैम्बो। किसको दिए? अमरीश पुरी को। अमरीश पुरी पुरानी फिल्मों का डॉन था, सावंत भी पुरानी फिल्मों में डॉन रह चुका है। तो सावंत ने रैम्बो को मरवाने के लिए अमरीश पुरी को दिए 10 लाख रुपए। अब मान लो कि अमरीश पुरी ने 10 लाख रुपए रख लिए और उस सावंत को नहीं, उसको रैम्बो को नहीं मारा, सावंत का मूड खराब, सावंत चला गया जे कोर्ट। जज साहब देखना जरा, अब तो आदमी की जवान भी नहीं रह गई इंडिया में। जज बोले भाई क्या बात हो गई, बताओ, मैंने रैम्बो को मारने का पूरा शॉर्ट प्लान दिया, 10 लाख के, तो मारा ही नहीं इसने। रैम्बो कल मार्केट में घूम रहा था। जज का पहले तो दिमाग ठन गया, भाई कौन सा पागल है। ऑल वेल, सही है।
तो डी पॉइंट तक ओके, छोटे छोटे पॉइंट है इसके। अब है ई पॉइंट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये पॉइंट। इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अनएथिकल, कोर्ट ने जो है किसी भी काम को इमोरल, मोरल मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल की थिंकिंग मोरल होती है और सोसाइटी की एथिक्स होती है। सुनना अच्छे से, आज तक हमें यही पता सोसाइटी वगैरह। देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको, तुम लोग यहाँ पढ़ने आते हो, बस स्टैंड पे उतरते हो, सामने मिनी मार्केट है, बस स्टैंड के सामने है ना, वहां एक दारू की दुकान है। देखिए क्या, क्यों देखिए, आज ही जाता हूँ सीसीटीवी देखने वहां का। भैया एक 60 वाला देना, वरना तू ही था वो। 70 वाला तो सतरंगी। अच्छा सुनना, वहां दारू की दुकान है या नहीं है? सबने देखी हुई है, तुम्हारी फेवरेट शॉप है, वो भी ना देखी तो जीवन में क्या ही किया। तूने नहीं देखी? देखियो भाई, कभी कभी प्रोटीन के अलावा भी कुछ और देखा कर। अरे सुनना सब, सब सुनो, सब सुनो। अब शराब की दुकान में लिखा होता है कि हमारे यहाँ पर 25 साल से ज्यादा उम्र के लोग शराब 25 लीटर तक खरीद सकते हैं। हालांकि ले तो 17 साल वाला भी लेके आया था, बट कानूनन क्या है, 25 की उम्र है दिल्ली में। तो देखना उस दुकान में बहुत भीड़ रहती है। मतलब इंडिविजुअली शराब पीना गलत नहीं है, ये बात तो सरकार भी कह रही है। कह रही है? नहीं कहती तो दुकान भी खोलती। इंडिविजुअली शराब पीना गलत नहीं है, कई लोग कहते भी हैं, यकीन नहीं है तो पाजियों से मिल लो। सरदार जी, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ वही पीते हैं, पीते सारे हैं, लेकिन वो खुल के पीते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जो उसकी दुकान से गुजर जाएंगे बट शराब नहीं लेते। कई लोग ऐसे हैं जो इंडिविजुअली उस चीज को क्या मानते हैं, गलत। अब सुनो, सोसाइटी शराब पीने को गलत नहीं मानती। गलत मानती हो शादियों में शराबे क्यों परोसते भाई? जिस शादी में तुम जाना, हर कोई टाइट रहता है। मेरे को, मैं अब छोड़ दी मैंने, 4 साल हो गए और अब जीवन में कभी नहीं पीऊंगा। लेकिन पहले मैं पीता था। मेरे बॉस थे, मैंने नया नया पढ़ाना चालू किया था, उनकी 3 ब्रांचेस थी, फरीदाबाद, गुड़गांव और रेवाड़ी, हरियाणा में। और वो रिलायंस के बहुत बड़े, मतलब आई थिंक डायरेक्टर से वो रिटायर हुए थे, बहुत बढ़िया पैसा था उनके पास, तो उन्होंने एकेडमी खोली। तो मेरे को संपर्क हुआ कहीं से, पहुंचा मैं एकेडमी में, मैंने पढ़ाया तुरंत 1 साल के बाद। और वो थे पंजाबी, रहेजा। 1 साल बाद उनके बड़े बेटे की शादी, इतना बड़ा सा बढ़िया सा कार्ड दिया, अच्छे से गिफ्ट वगैरह दिए। शादी में पहुंचा मैं, हमारी पूरी टीम पहुंची, मैं सर से मिला, और वो सर इतने स्ट्रिक्ट होते थे, जब हम नॉर्मली क्लास व्लास में जाते थे, सीन, वो तो बॉस थे हमारे। वही बुलाया, मेरे गले मिले, कान में बोला दारू मिली? मैं कहा हाँ मिल तो गई। कह रहे स्पेशल है, चलो ठीक है। अब लेके गया पीछे, फार्म हाउस में थी छतरपुर में शादी, पीछे फार्म हाउस में लेके गए, तो एक पूरा एरिया बना रखा था, उस एरिया में मेरे, जहाँ इंस्टीट्यूट के सारे टीचर साले बैठ के दारू पी रहे, ठीक है। वो भी जो कहता था मैं बहुत शरीफ हूँ। मैं वहां पहुंचा, रहेजा सर ने, इधर कौन सी लोगे? मैं कहा सर टीचर हूँ, टीचर्स पीऊंगा, ठीक है, टीचर स्पेशल। वो सर ने सर्व करवाई, और खुली चल रही है। फिर तो पहले कोने में पी रहे थे, फिर जैसे सबके 2-2 पैक हो गए, फिर सब गिलास लेके बाहर, आ जाओ जी। मतलब खुला परोसते हैं, क्यों? क्योंकि सोसाइटी इस चीज को गलत, लेकिन इंडिविजुअल इस चीज को गलत। जैसे अब मैं मानता हूँ इसको गलत, तब भी मानता था, तब आदत थी। अब जेन्युइनली गलत मानता हूँ। पिछले 4 या 4.5 साल हो चुके हैं, मैंने नहीं हाथ लगाया, अब शायद भविष्य में भी नहीं लगाऊंगा। कुछ कह नहीं सकते भविष्य का, बट
नहीं लगाऊंगा, ये मेरी श्योरिटी है, क्योंकि इंडिविजुअली मैं अब इसको क्या मान रहा हूं। तो बेटा मोरल इंडिविजुअल सोच होता है और एथिकल सोसाइटी। ऑल वेल। अब देखो कई चीजें सोसाइटी में इमोरल या अनएथिकल मानी जाती है। अब आप बताओ, कोई पुअर यानी कि गरीब माँ बाप है और वो अपने बच्चे को बेच रहे हैं फॉर द सेक ऑफ मनी, गलत है या सही है? किसी अमीर परिवार को अच्छा है? क्यों अच्छा है? पैदा क्यों किया साले? अच्छा क्यों है? इमेजिन करके बताना। इमोशनल फीलिंग कुछ नहीं है? मतलब मैं गरीब माँ बाप हूं तो मेरे को हक नहीं दिया भगवान ने कि मैं उसको पाल सकूं? नहीं समझे? फॉर द सेक ऑफ मनी, मात्र 20-50 हजार रुपए के लिए बच्चा बेचना पड़ रहा है। ये इमोरल है बहुत बड़ा। इमेजिन करो, अभी मैं नया नया फादर बना हूं, मैं फील कर सकता हूँ ये चीज। बच्ची रो जाती है ना, बिल्कुल वहां एक बार ही कर दिया उसने सुबह सुबह, तो ऐसा हो जाता है बस अभी इसको चुप कराना है, बिल्कुल सही रखना है इसको अच्छे से। सही है? समझ रहे हो कुछ? वहां वो अपने बच्चे को बेच रहे हैं। ऐसा एग्रीमेंट इमोरल एग्रीमेंट है, अपोज्ड टू, मतलब अनलॉफुल एग्रीमेंट। समझ रहे हो सबके सब? ये दिल पे चोट लगाने वाला पॉइंट है, ई पॉइंट एक्चुअली में। कहता है ए पुअर पेरेंट्स एग्री टू सेल हिज डॉटर टू रिच पर्सन फॉर ₹1 लाख। ट्रैफिकिंग नहीं, नॉर्मली बेच रहे हैं। देखो अडॉप्शन इज द डिफरेंट थिंग। अडॉप्ट करो, लीगली अडॉप्ट करो, लेकिन आप खरीद रहे हो। उसकी डॉटर हुई, आपने प्रेशर दिया। कैसे प्रेशर दिया होगा? तू कैसे करेगा शादी? अपना घर देख, झोपड़ी में रहता है तू, दुनिया देख कितनी आगे निकल चुकी है, मेरा घर देख, मैं इसकी जिंदगी संवारूंगा। अब वो बदले में 1 लाख रुपए दूंगा और तुझे एक नौकरी दूंगा। नहीं समझे? दिस इज वॉट, दिस इज इमोरल। ऑल वेल अनलॉफुल। तो हमने क्या क्या पढ़ा अनलॉफुल के अंदर? सबसे पहला, आप ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जो फॉरबिडन बाय लॉ है। दूसरा, अगेंस्ट हो अदर लॉ के, फ्रॉडुलेंट बिजनेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? इंजरी मत पहुंचाना, और अपोज टू, सॉरी ये अपना इमोरल मत बना। 4 हो गए। पांचवा है एग्रीमेंट अपोज टू, आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट मत बनाना जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होता है। अब पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ बहुत सारे एग्रीमेंट है, तो देखो पब्लिक पॉलिसी के टॉपिक को ही अलग कर दिया मैंने यहां से। मैंने क्या बोला था? नंबर 3 वाले टॉपिक में एक सब पार्ट आएगा, जहां मैं आपको टोटल 11 पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। ABCDEFGHIJK तक बोलना। कितने होते हैं? 11। ABCDEFGHIJK 11 बोले थे ना, 11 पॉइंट पढ़ाऊंगा, तो 11 के 11 हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। पब्लिक पॉलिसी। तो मेरे ज्ञानियों, इस ज्ञान को बहुत अच्छे से लेना। आ रहा है भाई? पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी मींस रूल्स। किसके लिए बनाए गए हैं? अपोज्ड मतलब उसके अगेंस्ट। अगर कोई काम करते हो तो क्या हो जाएगा? अनलॉ। सही है? तो गवर्नमेंट ने एक्ट के अंदर 11 ऐसे पॉइंट डाले हुए हैं जिसके खिलाफ अगर आप जाते हो तो वो अपोज्ड हो जाएगा और अनलॉफुल माना जाएगा। आई होप हेडिंग तो कम से कम बता पाया, मैं समझा पाया। आ गया सबको? तो पब्लिक पॉलिसी में मीनिंग ये कहता है, एन एग्रीमेंट विच इज इंजूरियस to the public or is against the interest of the society is said to oppose to, is एक ऐसा एग्रीमेंट जो इंजूरियस टू है पब्लिक के लिए और इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के खिलाफ है। समझ गए सब? सिंपली इट मीन्स ए पॉलिसी यानी कि रूल्स
मेड बाय कोर्ट एंड अदर लॉ फॉर बेटरमेंट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, जो पब्लिक एट लार्ज के बेटरमेंट के लिए बना रखी है। समझ गए? तो क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आपने कोई एग्रीमेंट जो आगे पढ़ने वाले हैं, अगर आपने वो एग्रीमेंट बना दिए तो क्या इफेक्ट होगा? कभी कभी तो वॉइड ऑफ इनिशियो होगा और कभी कभी आपके ऊपर पनिशमेंट भी लगेगी। समटाइम वॉइड एंड समटाइम इट मे बी। तो पनिशमेंट कहां लगती है? इल्लीगल। समझ गए? तो सारे पॉइंट कराऊंगा। अच्छा, जैसे यूनिट 3 खत्म हो जाएगा फिर हम स्टडी मैट पे जाएंगे। ठीक है? तो देखो लिखा है एग्रीमेंट अपोज्ड बाय पब्लिक पॉलिसी। तो कौन कौन से एग्रीमेंट है जो अपोज्ड है बाय पब्लिक पॉलिसी? तो सर एग्रीमेंट अपोज्ड बाय पब्लिक पॉलिसी में नंबर 1A पॉइंट है जिसको आप कहते हो ट्रेडिंग विद फॉरेन इनेमी। हम लोग ट्रेड कर रहे हैं किसके साथ? आपको नहीं लगता ये पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में है? वॉर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का और आप जो है वो पाकिस्तानी पर्सन को चीनी बेच रहे हो। पागल हो? नहीं समझे? चाइना नहीं बेच रहे, चीनी। ठीक है? शुगर। दिस इज व्हाट? दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो देखो लिखा है व्हेन अ पर्सन एंटर। अच्छा एक बात बताओ, ये वॉइड भी नहीं होता, ये इलीगल होता है। कोर्ट में जाओगे सजा मिलेगी, जेल भेजा जाएगा। सही है? तो ट्रेडिंग विद फॉरेन इनेमी के बारे में कहता है व्हेन अ पर्सन एंटर इनटू ए एग्रीमेंट विद ए फॉरेनर हुज कंट्री इज एट वॉर विद आवर कंट्री, सच एग्रीमेंट इज ट्रीटेड एज इलीगल एग्रीमेंट। पहला हो गया, समझ में आ गया? दूसरा और तीसरा दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरे को मैं यहां पर समझाऊंगा लिख के। दूसरा पॉइंट है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज। क्या मतलब होता है? कानून कहता है आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आएगा। आपसे नॉर्मल लॉजिक लगा के बोलना, ठीक है? कोई ऐसा नहीं लॉ पढ़ रहे हो तो उसके हिसाब से, नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग लॉजिक लगा के बोलना। मान लो कि 100 स्टूडेंट का बैच मैं पढ़ा रहा हूं लॉ का। लॉ में कितने चैप्टर हैं? मैंने फीस ली मान लो 7,000 रुपए। 7 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 मैंने पूरा पढ़ा दिया, 2 पूरा पढ़ा दिया, 3 पूरा पढ़ा दिया, 4 पूरा पढ़ा दिया, 5 पूरा पढ़ा दिया, 6 आधा पढ़ाया। और जैसे ही आधा पढ़ाया, अभी कितने टोटल सिलेबस के चैप्टर बचे हुए हैं? 1.5 चैप्टर बचे हुए हैं। अब ये जो 1.5 चैप्टर मेरे बचे हुए हैं, ये पढ़ाने वाला ही था कि किसी कारणवश मैं अब क्लास लेने में असमर्थ हूं, कोई जेन्युइन रीजन की वजह से। तो मैंने आप सभी को बोला देखो बच्चों, आप सबने मुझे 7,000 रुपए दिए हैं और पूरी लॉ पढ़ने के, जो कि 7 चैप्टर में कवर्ड होती है। लगभग लगभग 6.5 मैंने कितने 5.5 पढ़ा दिए। 1.5 चैप्टर मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा। आप सभी इस 1.5 चैप्टर की फी 1,000-1,200 रुपए, मान लो 1,000 रुपए आप सभी को मैं रिफंड दे रहा हूँ। प्लीज आप किसी और टीचर को देखकर आप वहां पर कर ले, मैं किसी रीजन की वजह से नहीं करता। बताओ आप सब क्या करोगे? जेन्युइन बताओ। दूसरे टीचर से ले लोगे? कोई दिक्कत है इसमें? मैंने कोई क्राइम कर दिया? कोई जेन्युइन रीजन की वजह से है ना? टीचरों की कमी है? पढ़ लो भाई बाहर, कोई मजबूरी है ना मेरी। और ठीक है, अब मैं तुम्हें उसके फी भी तो दे रहा हूँ ना, 1,000 रुपए लो, आप किसी और को पे कर दो। हाँ थोड़ी सी तकलीफ होगी, टीचर ढूंढना पड़ेगा, ये वो थोड़ा सा होगा, बट मैं उसका कॉम्पनसेशन दे तो रहा हूँ। मतलब यहां मैं आपसे कर रहा हूं क्या? बताओ ये कॉम्प्रोमाइज वैलिड होना चाहिए या नहीं? तो देखो, अगर कॉम्प्रोमाइज कंपाउंडेबल है तो मतलब इसको बोलते हैं वैलिड।
तो ओके है, कर सकते हो। यहां तक ओके? तो कितनी प्रेम से समझा दिया मैंने ये पॉइंट आधा। अब दूसरा सुनो। मैं हूं अंबानी, छोटा अंबानी, मतलब अंबानी परिवार में कोई भी हूं, अंबानी हूं। तो क्या हुआ कि एक मेरा ड्राइवर है, मेरे बगल में बैठा हुआ है, और मेरा मूड खराब है किसी बात पे। ड्राइवर किसी चीज को लेके हंस गया, मेरे को गुस्सा है, मैंने पिस्तौल निकाली, 2 गोली मार दी। ठीक है, मर गया वो। अब ड्राइवर मर गया तो ड्राइवर का भाई को पता लगा, वो दौड़ते दौड़ते आया, अबे मेरे भाई को मार दी। मैं कहा ओए चुप, बैठ यहाँ। मगर 5 करोड़। कह रहा थैंक यू। एक्सप्रेशन ही बदल गए, नहीं समझे? मैंने कहा 5 करोड़ ये पकड़, कल फिर आइयो 5 करोड़ ले जाइयो। जब तक तू थक नहीं जाता रोज आके 5 करोड़ लेके जा, क्योंकि इससे 10 गुना तो वो कमा लेता है पर डे। तो यहां मैंने मर्डर करने के बदले में कॉम्प्रोमाइज किया, वैलिड है? ऐसे तो शाहरुख खान का बेटा डेली मारेगा 15 लोग, नहीं समझे? ऐसे तो अंबानी को अगर अलाउड कर दो तो 12-15 मर्डर 5-5 करोड़ के लिए, उसको तो शौक से मारेगा कि चल इसी बहाने जनसंख्या भी कम हो रही है और शौक भी पूरा हो रहा है, नहीं समझे? तो भाई ऐसे कॉम्प्रोमाइज जो है वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, और ये जो मेरा एग्रीमेंट है अब ये वैलिड आ गया समझ में? एंड द टॉपिक इज कॉल्ड स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। कैसा लगा जी? बड़े प्यार से बताया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन कहता है इट मींस ए कॉम्प्रोमाइज। चैनल्स किसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है? कर दिया सबने? झूठ बोल रहे हो, नंबर तो बढ़े नहीं। चैनल सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो कोई अच्छी लगती है, वैसे तो तुम देखते ही नहीं होगे क्योंकि तुम तो सामने ही बैठे रहते हो मेरे, तो कभी कभी शेयर भी किया करो किसी अनजान बच्चे को जो सीए कर रहा है, उसको बस बोलो कि एक बार पढ़ के देख, बस। है ना? इतना आप ही लोग तो चैनल ग्रो करवाओगे, और कौन कराएगा? बच्चे ही या तो बना देते हैं या बिगाड़ देते हैं। तो बिगाड़ोगे, ऐसा तो कोई काम मैंने तुम्हारे खिलाफ किया नहीं है, तो बनाने का प्रयास करो। वेरी नाइस। तो करो सब्सक्राइब, और किसी को जानते हो, जैसे लाइब्रेरी, कई बच्चे लाइब्रेरी जाते हो तुम में से कोई? अभी जाते हो लाइब्रेरी में? बताओ कि हाँ भाई पढ़ के देखो, ऑनलाइन कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो, है ना? तो देखो जी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन इट मींस कॉम्प्रोमाइज बाय एग्रीव्ड पार्टी फॉर फाइलिंग सूट इन द। देखो कॉम्प्रोमाइज अगर कंपाउंडेबल है तो क्या होगा? परमिटेड है, वैलिड है। नॉन कंपाउंडेबल है, नॉट परमिटेड है, वॉइड भी है, और साथ में एज इट इज एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो example, a coaching class failed to complete the syllabus of student and later they mutually settle the dispute by compromising, in which coaching class paid rupees 20,000 to students. This is what? Valid. तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कॉम्प्रोमाइज परमिटेड नहीं है, वॉइड एंड पनिशेबल है। ए पर्सन मर्डर बी's ब्रदर, बी कॉम्प्रोमाइज विद ए बाय एक्सेप्टिंग रुपीज, that he will not take legal action, the compromise is what? 2 पॉइंट आगे भाई बताओ। पब्लिक पॉलिसी के 2 पॉइंट ओके। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में पहला काम एलियन एनिमी से एग्रीमेंट मत बनाना, दूसरा काम कॉम्प्रोमाइज मत करना, वो वाले जो नॉन कंपाउंडेबल, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। तीसरा इससे भी अच्छा है, तीसरा है चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। सर ये क्या है?
क्या है? बस ये दो वर्ड है, स्टिफलिंग, प्रोसिक्यूशन, चैम्पर्टी, थोड़ा सा पढ़ने वाले वर्ड है, बट टॉपिक में कुछ नहीं है अंदर। टॉपिक में मजा है बहुत बढ़िया वाला। देखो, आप एक बात बताओ, जब आपके घर में थोड़ी चिल्ला चिल्लूट की आवाज आती है, खासकर हस्बैंड या वाइफ में, या मम्मी जब आपको कूट रही होती है, तो सबसे ज्यादा मजा किसको आता है? पड़ोसियों को, भाई को। हाँ, भाइयों को भी आता है, बहनों के लिए तो भाई को ही आता है। और मम्मी फेंक दे नीचे, ठीक है। यस और नो? होता है ना? मतलब रास्ते में कुछ कुछ लड़ाई वड़ाई हो रही है, तो बंदे बचा नहीं रहे होते, वीडियो बना रहे होते। थोड़ा तेज मारना, आवाज नहीं आई। है नहीं? मैं देखता हूँ ये जितनी भी रील्स बनी हुई है, तो मैं सोचता हूँ ये साले बचाते क्यों नहीं है? जाके रील्स बना रहे हैं, जाके बचा लो। भारत में ये क्या है, बड़ा मजा आता है लिटिगेशन को प्रमोट करने में। नहीं समझे? लिटिगेशन मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़े, उकसाने में किसी को। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम दोनों के बीच में, मैं उकसा रहा हूं। जैसे जब नई नई मोहब्बत होती है, तो दोस्त अपने दूसरे दोस्त को उकसाते, उकसाते नहीं उकसाते? लड़की फ्रेंड अपने को, लड़का फ्रेंड अपने को। मतलब दो दोस्त हैं, एक की बस बनने वाली है गर्लफ्रेंड, दूसरे की कभी नहीं बनी, और वो उसको कहानी बताता, भाई आज ये हुआ, बस अब तो बस प्रपोज होने ही वाला है। दोनों सीए कर रहे हैं, दूसरे दोस्त ने सोचा इस साले की कैसे बनेगी, मेरी तो कभी बनी नहीं। कहता चल आज घूमने चलते। घूमने ले गया, बियर वियर ली बढ़िया, दो तीन मारे गिलास बियर के दोनों दोस्तों ने। फिर वो मोटिवेट कर रहा है जिसकी गर्लफ्रेंड है, कुछ बनो जिंदगी में। आईसीआई का लोगो देखा है तुमने? सीए कर रहे हो, आईसीआई का लोगो में क्या बना हुआ है? बाज। बनो कुछ जिंदगी में, बाज की तरह बनो, लौंडिया बाज नहीं साले। नहीं समझे? क्योंकि उसकी बनी नहीं, दूसरे के साथ में बकवास कर रहा है। अच्छा सही निकल गया ना ये, है ना? तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन करते हैं। ये तो ऐसे नॉर्मल एग्जांपल था, अब इसके अकॉर्डिंगली सुनो। क्या हुआ कि मिस्टर ए नाम का कोई बंदा है, ऐसे बताता हूं। ए की किसी समय पर बी से बहस हुई थी किसी बात पे। क्या हुई थी? हो गई होगी, रात गई बात गई, बात खत्म। आज ए ने अपने छोटे भाई को किसी बात पे लगा दिया एक दो थप्पड़। छोटा भाई रोते रोते पहुंचा चाय की दुकान पे, बी वहां बैठ के, इसने, वो रो रहा था चाय, इसने, बी ने बोला भाई क्या बात है? कहता भाई ने मारा। अच्छा, उसके मन में आ गया, कहता इसकी ऐसी की तैसी। उसने उसके छोटे भाई के कान में मिस्टर ए के लिए ऐसी ऐसी बातें बोली कि वो बिल्कुल बम हो गया। तुझे पता है तेरे बारे में क्या क्या बोलता है मुझे बेरोजगार है, एक दिन इसको प्रॉपर्टी से भी निकालूंगा, धीरे 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 धीरे, देख शुरुआत आज ही कर दी। नहीं समझे? अब ए का दिमाग जो है वो खराब हो। एंड में बी ने ए को बोला सुन, बी ने इसको बोला सुन, तू केस कर उसके ऊपर। कह रहा कहां से करूं, पैसा नहीं है, ये पकड़ मुझसे, ये पकड़। तो बी ने ए को बोला भाई केस जीत जा तो प्रॉपर्टी में 50 50 तेरा 50 मेरा, क्योंकि मैं केस लड़ने के पैसे दे रहा हूं, या तू जीत जा, तेरा सब कुछ। मैं तो बस ये चाहता हूं कि कैसे भी ए हार जाए, मतलब प्रमोशन ऑफ। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ना इन दोनों के बीच में, दिस इज टेम्परिटी एंड मेंटेनेंस, दिस इज इलीगल एग्रीमेंट, दिस इज अनलॉफुल एग्रीमेंट, प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन। आया कुछ समझ में? भड़का रहे हो सालो?
कल को कुछ कर देगा वो मर्डर वर्डर जाके। फिर देखना जरा यहाँ पर, टेम्परिटी एंड मेंटेनेंस। टेम्परिटी एंड मेंटेनेंस आर ब्रिटिश टर्म एंड कैन बी डिस्क्राइब एट द प्रमोशन ऑफ, जिसमें बंदे का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा क्या होता हो, ए ने अपने छोटे भाई को भगाया घर से मार के, तो बी का क्या लेना देना, लेकिन बी को याद है लास्ट ईयर। सही है। सिंपली व्हेन ए थर्ड पार्टी stranger gives financial help to aggrieved party in filing of suit in which such third party has no interest but share, या तो मेंटेनेंस या, मेंटेनेंस मतलब होता है प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन, जिसमें बंदे का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो लड़ाई झगड़े को प्रमोट कर रहा है बुआ है। ठीक है, बुआ अगर तुम्हारे घर पे आ जाए और 10 दिन के लिए आए तो भाई साहब ऐसी लड़ाई होगी 8वें 7वें दिन कि घमासान। है किसी की बुआ जो करवाती हो? बुआ यूनिवर्सल होती है, उसको मौका नहीं मिल रहा होगा। देख ले अगले साल तक कहीं घर में कोई और बड़ा कलेश ना हो जाए। चैम्परिटी where one party assist another in recovery money or property and in turn share in the proceeds of, तो चैम्परिटी मतलब तू केस कर जीतेगा 50 तेरा 50 मेरा। मेंटेनेंस मतलब तू केस कर जीत जा सब तेरा मजा मेरा। ऑल वेल, दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? हवाबाजी तो नहीं हो रही? चलो मैं पूरा टॉपिक रिवाइज कर रहा हूं। लॉफुल पर्पस पढ़ा, स्टार्ट करवाया मैंने। तो मैंने आपको लॉफुल पर्पस के अंदर सबसे पहले बताया कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करना जो फॉरबिडन बाय लॉ हो। दूसरा, किसी और लॉ को ब्रेक। तीसरा, कोई भी फ्रॉडुलेंट बिजनेस मत करना। चौथा, है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। और अगला क्या है? गधे, स्टिफलिंग यहाँ आ गया। पब्लिक पॉलिसी पहले मैं लॉफुल बता रहा हूँ, इधर आओ। वहां था एग्रीमेंट, कोई ऐसा मत करना जो किसी और को इंजरी पहुंचे। पांचवा था इमोरल। छठा था पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट का पहला है एलियन एनेमी, दूसरा है स्टिफलिंग और तीसरा है चैम्परिटी। लेट के हंसना यहाँ पे, वहां क्या हंस रहा है? सही है, इट्स फाइन। होती है कभी कभी बेइज्जती, कभी कभी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस। व्हाट आई एम डूइंग इज ऑल वेल। ठीक है, चलो जी। इतनी तेज हंस गया कि बाथरूम जाना पड़ा इसको। आगे बढ़ते हैं। अब है डी पॉइंट। किसी ने एक फिल्म देखी है जॉली एलएलबी 2? जिसने नहीं देखी उसको मैं बता दूंगा। फिल्म की शुरुआत ही होती है, वो एक केस के लिए जाता है और जज केस लड़ने से मना कर देता है। वो जज के डेस्क पे पहुंच जाता है, जज साहब ये पकड़ो ना, आधा आधा, बहुत टाइम बाद ये केस मिला है मुझे। नहीं समझे? इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस मतलब मैं, जज कोई फैसला दे रहा है किसी के खिलाफ कि भाई एक्यूज को 3 साल, मैंने जज को बोला 1 करोड़, 3 साल तक परेशान मत करना, इसको रिहा कर रहा हूं। ठीक है? नहीं समझे? आप कभी भी किसी भी जज को, जस्टिस को, किसी को भी, जस्टिस में जो भी आ जाए, पुलिस वगैरह ये सब, इनको ब्राइब नहीं दे सकते। ब्राइब देने का एग्रीमेंट, हालांकि होता ये खूब है और यही होता है। एमसीडी के बारे में जानते हो? एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो एक एक ऑफिस का एक एक ऑफिसर पर डे का 20-20, 40-40 हजार रुपए की रिश्वत लेके जाता है। जो रिश्वत नहीं लेता वो भी 5-6 हजार की लेके जाता है। कई बार ऐसा होता है हम नहीं लेते, हमें पकड़ा जाते हैं। नहीं भाई लेनी तो पड़ेगी, बेटा किडनैप हो जाएगा नहीं तो। हो गया बेटे? ओके फाइन। आराम से हंसाकर, पेट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, तो देखना जरा। एन एग्रीमेंट टू पे ब्राइब टू इंड्यूस द जज और ऑफिसर ऑफ जस्टिस और विटनेस टू वर्क करप्टली, देन सच एग्रीमेंट विल बी।
तो ये एग्रीमेंट हमारा क्या होता है, समझ में आ गया। तो डी पॉइंट तक हो गए। तो अब मैं रिवाइज पब्लिक पॉलिसी के पॉइंट कर रहा हूं। पहला क्या है, एलियन इनेमी, दूसरा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, तीसरा चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस, चौथा इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ, और पांचवा ओ भाई मामा जी की जॉब। मामाओं का काम क्या होता है परिवार में, जोड़ियां बनवाना। नहीं समझे, अभी बताता हूं। और फूफाओं का, फूफा लोग किसी के घर में एज रिश्तेदार बनकर जाते हैं तो वो सबकी शादियां करवाते। गांव में खूब यही काम होता है। लड़का जहां नहीं हुआ 17-18 का, वहीं अरे शादी करवाओ इसकी, बड़ा हो गया अब तो। नहीं आया समझ में। तो यहां है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, एक तरीके का मतलब शादी करवाने के लिए लेने वाले पैसे। अब तुम यहाँ ये मत बोलना सर ये जीवन साथी .com और ये क्या क्या है, और तुझे कैसे पता, तेरा भी अकाउंट है उसके अंदर लगा है। शादी.com, जीवन साथी .com, ये सब आपसे ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते, ये तो बस कपल्स को एक जगह इकट्ठा करने का काम करते। दे डू नॉट चार्ज ब्रोकरेज। अब क्या होता है, एन एग्रीमेंट इन विच ए पर्सन प्रॉमिस फॉर ए मॉनेटरी कंसिडरेशन टू प्रिक्योर द मैरिज ऑफ अनदर इज, so if the marriage is performed but the money is not paid, it cannot be recovered in the court of, जैसे बोलते नहीं है भाई स्कॉर्पियो और 20 लाख। अब फेरे हो गए, चौथा फेरा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, उन्होंने कहा लाओ स्कॉर्पियो और 20 लाख देंगे, तो वो केस नहीं कर सकता है, इसने तो वादा किया था स्कॉर्पियो 20 लाख देने का। कोर्ट में चला गया, जज उसी को मारेगा, बोले दहेज लेता है। आया कुछ समझ, ठीक है। तो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट मत करना। चलो तो यहाँ एक केस था वेंकट कृष्णा वर्सेस वेंकट चलम। वहां ऐसे ही नाम होते साउथ में, और इनके नाम के आगे एपीजे बीबीसी ऐसे भी होते हैं, मतलब पूरा नाम लेंगे तो फिर गोवा पहुंच जाओगे, ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे। A sum of money was agreed to be paid to the father in consideration of giving his daughter in the marriage। मतलब किसी ने बोला था आप अपनी बेटी का रिश्ता हमसे कर दो, शादी कर दो, हम आपको बदले में, held such promise amounted to a marriage brokerage contract and was, शादी हो गई, बाप को दिया नहीं पैसा, उसने कोर्ट में केस कर दिया, बताओ जी मैंने बेटी दी पैसा नहीं दे रहा ये। समझ गए सब। चलो अगला पॉइंट, किसी सरकारी ऑफिस गए हो, रिश्वत दी है किसी काम के प्रति, या उन्होंने मांगी है, मांगते हैं वो इशारा करते हैं, वो सीधा बोलते हैं हम नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि रिश्वत दो तब करेंगे। उनकी ऑब्लिगेशन है काम करने की आम जनता के लिए या नहीं, उसके बदले में उनको सरकार क्या देती है, और वो उसी काम को करने के लिए हमसे क्या मांगते हैं, मतलब इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। देखो एफ पॉइंट, इंटरेस्ट अगेंस्ट, जब मैं किसी चीज के लिए ऑलरेडी ऑब्लिगेशन में हूं और उसके बदले में भी मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, इंटरेस्ट मांग रहा हूं, तो फिर ये चीज क्या हो जाएगी, ऑल वेल। तो कहता है इफ बाय एन एग्रीमेंट ए पर्सन इज बाउंड टू डू समथिंग विच इज अगेंस्ट हिज पर्सनल और प्रोफेशनल ड्यूटी, इट इज वॉइड अ बीइंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ऑल वेल। देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, an agreement by a newspaper proprietor not to comment on the conduct of a particular person is unlawful as it against public, समझ गए। एग्जाम्पल 2 है, मिस्टर ए एन एम्प्लॉय ऑफ ए फर्म
passes the tender to a supplier at higher price and charge rupees 2000 from supplier। मतलब टेंडर नहीं देते, सरकारी टेंडर, तो टेंडर देने वाला अलग से क्या ले लेता है कि टेंडर तुझे दे दूंगा, मुझे अलग से दे दियो, 10,000 दे दियो, 20,000 दे दियो। समझ गए? ये क्या है? दिस एग्रीमेंट इज, कितने हो गए? तो 6 एग्रीमेंट हो गए। रिपीट करें? पब्लिक पॉलिसी वाले, फॉरेन इनेमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन नहीं करना, चैम्पर्टी मेंटेनेंस नहीं करना, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ, अगला मैरिज ब्रोकरेज नहीं करना, नेक्स्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है, अगला है सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। पब्लिक ऑफिस बेच रहे हो, पब्लिक ऑफिस मतलब कुर्सियां बेच रहे हो, चलो जी हम आपको बना देंगे जज 2 करोड़ में, हम आपको बना देंगे आर्मी का ऑफिसर 5 लाख में, नहीं सस्ता हो गया 1 करोड़ में। या पब्लिक टाइटल्स, टाइटल समझ तो, नेशनल अवार्ड, भारत रत्न, परमवीर चक्र, और कौन कौन से रत्न होते भारत रत्न के अलावा? पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अब देखो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, अच्छी बात है या नहीं? और मान लो कल सुबह के अखबार में तुम पढ़ो इमरान हाशमी को मिल रहा है, भाई मिल क्यों रहा है? बोलो भाई। या उर्फी जावेद को दे रहे भारत रत्न, नहीं आया समझ? पक्का यार रिश्वत दी गई होगी। मतलब भारत रत्न ऐसा, जैसे लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, ये हैं लोग भारत रत्न वाले, और वो मिल्खा सिंह, ये सब एलिजिबल है। बट आप ऐसे बंदों को दे रहे हो भारत रत्न, डॉली चाय वाला, वड़ा पाव गर्ल, नहीं समझे? दीपक कलाल, हाँ, राखी सावंत का सो कॉल्ड एक्स बॉयफ्रेंड, या राखी सावंत खुद, नहीं समझे? तो भाई साहब दिस इज नॉट डन। तो देखो लिखा है इट मीन्स एक्सेप्टिंग ब्राइब फॉर गिविंग गवर्नमेंट जॉब और अर्ली रिटायरमेंट, देन दीज ऑल विल अगेंस्ट द, एग्जाम्पल है ए प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 50,000 इफ बी सिक्योर हिम एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस और प्रिक्योर द टाइटल पद्मश्री, देन दिस एग्रीमेंट इज, समझ गए? तो ये कौन सा एग्रीमेंट है? वॉइड एग्रीमेंट। तो कितने पॉइंट हो गए? 7। रिपीट कर ले, एक काम करता हूं लॉफुल पर्पज से कराता हूं रिपीट। हाँ पनिशेबल, हाँ जा भाई जा। हाँ भाई ध्यान से सुनना, एक कोर्ट तय करेगा कि क्या सजा देनी है। सबसे पहले लॉफुल पर्पज का पहला पॉइंट, फॉरबिडन बाय लॉ। दूसरा पॉइंट, किसी और लॉ को ब्रेक मत करना। तीसरा, फ्रॉडुलेंट बिजनेस मत करना। चौथा, किसी को इंजरी मत पहुंचाना। पांचवा, इमोरल मत करना। छठा, पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के पॉइंट, नंबर 1 फॉरेन, नंबर 2 स्टिफलिंग, नंबर 3 चैम्पर्टी, 4 इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, 5 मैरिज ब्रोकरेज, 6 अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, 7 एंड टाइट ऑल वेल। सही है जी, पूछता रहूंगा, हर क्लास में पूछूंगा ये सारे लाइन से। फिर है मेरा अगला एग्रीगेशन, एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। मैं मोनोपोली क्रिएट, मोनोपोली क्या होता है? सिंगल सेलर मैनी बायर, जैसे भारतीय रेल। मोनोपोली अगर भारत में किसी की है तो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, इंडियन रेलवे। अब मान लो कि सरसों का तेल बेचने वाली 5 कंपनी भारत के अंदर है, फॉर्च्यून, बाबाजी, पंसारी, और 2 नाम बता दो कोई, डालडा और बेलकोलू। ठीक है, 5 नाम है। मान लो यही कंपनियां है 5 पूरे भारत के अंदर, तो ज्यादा सेलर होते हैं तो इसका बेनिफिट किसको मिलता है? बायर को, क्योंकि सेलर फिर क्वालिटी भी अच्छी देगा और प्राइस भी मेंटेन रखेगा। ऑल वेल।
तो क्या हुआ जी, इन 5 के 5 लोगों ने एक जगह पर इकट्ठा होकर बातचीत करी। क्या बातचीत करी? इन सभी ने ये बातचीत करी कि एक काम करते, भारत इतना बड़ा है, नॉर्थ तेरा, साउथ तेरा, ईस्ट तेरा, वेस्ट तेरा, सेंट्रल मेरा। नहीं समझे? फॉर्चून ने कहा मैं सिर्फ सेंट्रल में बेचूंगा, तू ईस्ट में बेच, तू वेस्ट में बेच, तू नॉर्थ में बेच, तू साउथ में बेच। क्लियर है? कोई समस्या? अब बताओ यहां पर वो सभी अपने अपने एरिया में मनमानी करेंगे या नहीं? जैसे मान लो लॉ के मात्र 5 टीचर हैं भारत में, हमने एरिया बांट लिया। मैंने कहा दिल्ली मेरी, दिल्ली, यूपी, हरियाणा ये मेरा, साउथ का तू ले जा, सेंट्रल तू ले जा, ईस्ट तू ले जा, वेस्ट तू ले जा। 5 टीचरों ने बांट लिए। अब यहाँ लॉ की फीस क्या होगी? 70,000 रुपए। मान के चल रहे हैं यूट्यूब नाम की चीज नहीं है, 70,000 रुपए लॉ। वो भी 10 मिनट लेट क्लास शुरू होगी, 10 मिनट पहले खत्म। वही बीच में पढ़ाऊंगा नहीं, मारूंगा साले, सो रहा है। हंस रहा है, नहीं समझे? क्यों? क्योंकि बंदे की क्या है? मोनोपोली। हाँ, बंदे की क्या है? मोनोपोली। तो भाई साहब, मोनोपोली से हमेशा बायर का नुकसान होता है। अब देखो स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट की लाइफ कितनी अच्छी है, वैसे तो टेंशन भरी है, लेकिन अगर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आजकल स्टूडेंट को बहुत अच्छी वैरायटीज के टीचर मिल रहे हैं। स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां मजबूरी होती है, कोचिंग की बात कर रहा हूँ। मिल रहे नहीं मिल रहे? क्योंकि अब इधर उधर का ऐंदा पूंदा टीचर होगा, स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं उसके पास। स्टूडेंट पे ऑप्शन बहुत है। तो अब इस प्रोफेशन में स्टूडेंट का फायदा और टीचरों की मेहनत बहुत हो गई। खैर हम लोग तो शुरू से ही मेहनती हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नहीं थे, उनको बनना पड़ा, वरना वो, और जो नहीं बने वो आउटडेटेड हो चुके हैं। जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया वो क्या हो गए? स्टूडेंट ने उनको राम नाम सत्य बोल दिया, समझ गए, विदा कर दिया, जाओ हमारे जीवन से। तो मोनोपोली होती तो वो टीचर कभी विदा नहीं होता। ऐसी हर बिजनेस में मोनोपोली नहीं करना, एग्रीमेंट ही मत करना मोनोपोली का। ये अधिकार सिर्फ एक के पास, सरकार के पास। ऑल वेल, पढ़ते हैं। इफ टू और मोर, क्या कर रहा है यहाँ डन 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 डन। If two or more trader form an association to control the price, then such agreement between trader will be void as per Monopolistic and Restrictive Trade Practice Act 1969। बल्कि इसका कानून बना पड़ा, हम लोग शॉर्ट में इसको MRTP एक्ट बोलते हैं। सब समझ गए? तो देखो यहां पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ झेलम वर्सेस हरिचंद। झेलम हिमाचल है, वहां का केस है। A local body granted a monopoly to X to sell vegetable in a particular locality। लोकल बॉडी थी वहां की, उसने किसी मिस्टर एक्स को बोला सिर्फ सब्जियां तू ही बेची यहां पर। क्यों बोला होगा? एक्स ने पक्का रिश्वतें दी होगी, या उसका कोई रिलेशन होगा। नहीं, किडनैप विडनैप तो नहीं, खैर ये भी हो सकता है। आगे समझ में? भाई मोनोपोली ये गलत है। ऑल वेल, चलो जी रिपीट कर दो। अब आप लोग करो, तेज तेज बोलना, थोड़ा कान में आवाज जानी चाहिए, सिर्फ पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट बोलो। और दूसरा, तीसरा, चौथा, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। पांचवा, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। छठा, सातवा, आठवा, मोनोपोली। 8 हो गए, 3 और बचे हुए। भारत देश ये कहता है कि अगर लड़कियों की उम्र 18 साल है और लड़कों की 21 साल, तो वो लोग अपनी मन मर्जी से शादी, आप उनकी शादी को रोक। देखो गवर्नमेंट भी कह रही है कि लड़के बेवकूफ होते, नहीं कह रही कि लड़कों के लिए उम्र 21 दी है, उन्हें पता है ये मेच्योर नहीं है, और लड़कियों के लिए 18 दिया, वो मेच्योर होती। तो गर्ल्स आप सभी
सुप्रीम हो, मतलब हम लोगों से बड़े। गवर्नमेंट भी ये बात कहती है, मैं खुद मानता हूँ ये बात। पढ़ाते वक्त तो चीजें आती है समझ में, पढ़ाते वक्त तो बहुत बढ़िया, लाइफ के नॉर्मल डिसीजन में बड़े उल्टे सीधे फैसले लेता हूँ, बाद में सोचता हूँ अरे ऐसा क्यों कर दिया। और आफ्टर मैरिज मेरे को समझ में आया, मेरी बीवी के फैसले होते हैं वो टू द पॉइंट। मैंने कहा यार ये तो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये। मैं उसको नहीं बताता वरना मेरी इमेज खराब होगी, मैं अपने ही मन में रख लेता हूँ। तो लड़कियां हमसे ऊपर होती है, तो ये गवर्नमेंट भी कहती है, सुन लिया गधो, आगे बढ़ते। लेकिन कभी कभी बीवियों के फैसले भी बड़े वाहियात होते हैं एक आधी सिचुएशन में, बट बड़ा मोटा मोटा देखो तो वही ज्यादा सुप्रीम डिसीजंस लेती है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो फिर जिसकी उम्र 21 साल और 18 साल है उसको शादी करने से रोक। अब जैसे माँ लेके बैठ गई वो शीशी जहर की है नहीं कहीं, आप मान लो छोटी सी शीशी है, हाँ दिखाई, ठीक है मान के चलते हैं। अब माँ को पता लग गया इसका अफेयर चल रहा है, तो बेटी की उम्र है 18 साल 4 दिन, वो भी इंतजार कर रही थी जैसी 18 की हो, और लड़के की उम्र है 21 साल 10 दिन 20 दिन, मान लो 22 साल। तो दोनों ने फैसला ले लिया अब हम प्रेम विवाह करेंगे, ठीक है। याद रखना प्रेम विवाह में हमेशा, लव मैरिज में 80% से ज्यादा जो लड़का होता है वो ऑटो चलाता है और लड़की ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जीवन निर्वाह भी करना है ना। तो अब माँ ने ये जहर की शीशी उठाई, पी जाऊंगी, करके दिखा शादी, कहा मेरी कसम रख सर पे हाथ, नहीं करेगी उससे शादी। ये काम शत्रुघ्न सिन्हा को करना चाहिए था, ठीक है। चलो ओके, रख सर पर हाथ। अब लड़की बताओ, प्रेम अपनी जगह है यार, माँ भी तो इंपॉर्टेंट है, और हाथ में जहर की शीशी है। लड़की ने वादा कर दिया, ठीक है जी मम्मी मैं नहीं करूंगी, लेकिन दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या चीज है, इस पर तो गाना भी आया हुआ है। अब लड़की का दिल माना नहीं, तेरा पाँव क्यों नहीं मान रहा, टेबल ही हिला रहा है 1 घंटे से, ठंड लग रही है क्या, वाइब्रेशन। अब शाम ही को उसका फोन आ गया, मैसेज आ गया, बाबू क्या कर रही हो। अरे वो बाबू मम्मी के काबू में आ गई है। फिर उसने बाबू ने पटा लिया 3-4 दिन में व्हाट्सएप पे, जान कुछ नहीं, मम्मी भी सेट, सब हो जाएगा, मैं हूं तुम हो, देखो जिंदगी, कश्मीर जाएंगे है। अब यहाँ बाबू भी सपने देखने लग गया, ठीक है बाबू कुछ नहीं करना, एक जोड़े में आना है, ठीक है बाबू कब आना है, बस आ जाओ, दिल नहीं मान रहा। अब वो बाबू भी दौड़ पड़ी, मम्मी को गुस्सा आ गया, अच्छा तूने एग्रीमेंट तोड़ दिया, मम्मी पहुंच गई कोर्ट, जज साहब इसने वादा किया था कि ये उससे शादी नहीं करेगी। तो जज साहब बोलेगा कि आप उसको मना नहीं कर सकते, वो उसकी एज ओके। अब मान लो मेरी भतीजी अभी जो 4 साल की आ जाए आगे, तातू मेल तो भी तादी तन्नी है, बहुत मारूंगा पहले उसको। 4 साल की को मार भी नहीं सकते, है ना। तो वो वैलिड मैं वह करवा देंगे ना, तो कोई टेंशन नहीं, ऑल वेल। तो रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कहता है एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ, और प्यार में ऐसी होता है जो मैं बता रहा था कि 3-4 दिन के व्हाट्सएप की मोहब्बत, कश्मीर तिरुवनंतपुरम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं वो लोग, बच्चों तक के नाम सोच लेते हैं, लड़का हुआ तो दीपा दीपक, लड़की हुई तो दीपिका, बाद में वही बंदा मामा बनता है उस लड़की के बच्चों का। एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। You are not able to restrain the marriage of any major person irrespective of the age. If she is a girl, then age limit is 18 plus, and if he is a boy, 21. So if a person being a major agrees for good consideration not to marry, the promise is not binding.
सही है। खामखा कि सलमान खान बना रहे हो अपने बच्चे को, करने दो ना शादी। एग्जाम्पल, ए एग्रीज विद हिज मदर फॉर रिमेनिंग अनमैरिड होल द लाइफ। क्यों? क्योंकि मदर के हाथ में शीशी थी, या मदर ने अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताया था। अच्छा एक बात बताओ, किसी एक की ए और बी की शादी अगर खराब है का मतलब ये थोड़ी सबकी शादी खराब है, और ए और बी की अच्छी है का मतलब ये भी नहीं है कि सबकी अच्छी है। तो सबके अपने अपने लूप होल्स और अपने अपने पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। और शादी तो लीगल है, बिल्कुल कानूनी है भाई। जनरेशंस बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, नहीं तो चाइना नहीं बन जाएंगे हम लोग सारे बूढ़े आदमी। सही है, समझे? हियर द एग्रीमेंट विल void ab initio provided a मेजर ऑल वेल। कितने हो गए जी? 9। जरा एक बार रिपीट मारो। फॉरेन इनेमी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, टेम्परिटी मेंटेनेंस, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस और टाइटल, मोनोपोली, रेस्ट्रेंट ऑफ, एंड नेक्स्ट वन इज रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। आप कभी भी किसी को व्यापार करने से रोक नहीं सकते। जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक ठाक बैठा हूं आप सभी के सामने, अब कोई अब मेरे को बार बार ऑफर दे रहा है, भाई यहाँ पढ़ाना पढ़ाना छोड़ दे, पढ़ाना छोड़ दे, पढ़ाना छोड़ दे, पढ़ाना छोड़ दे, नहीं समझे? अब सारा बच्चा मेरे पास आ गया, ठीक है। और हुआ एक दो बार पहले भी, कई बार ये कारनामा हुआ है। फरीदाबाद में पढ़ाने जाता था, बहुत नामी टीचर था, नाम नहीं लूंगा। उसके बाद 100 के आसपास बच्चे होते थे, लॉ ई को पढ़ाता था वो। तो मैं पढ़ाने चला गया, उन्हीं रहीजा सर की बात कर रहा हूँ जिनके पास गया था। और नया इंस्टीट्यूट था, मैंने कहा सर 2 4 5 बच्चे तो दो, तभी तो कुछ मजा आए। तो उन्होंने बढ़िया एड वेड करी, बच्चे आ गए। बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरा फरीदाबाद मेरे पास पढ़ता था, और वो खाली। फिर मैंने वहां एक इंस्टीट्यूट खोला, वो टीचर मेरे अंडर में पढ़ाता था नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में। तो है, मतलब भगवान ने दे रखी है कैपेबिलिटी, तो हम काम करेंगे। अब कोई हमारे को काम ना करने दे, कोई रोके हमें काम करने से? भाई लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप यहाँ किसी को काम करने से रोक नहीं सकते, अपना बिजनेस करने से रोक। सही है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इम्प्लॉय सुबह 10 बजे आया, अंगूठा लगाया, अटेंडेंस लगाई, बॉस ने कहा कहाँ जा रहे हो, अपना बिजनेस करने, आप नहीं रोक सकते। नहीं समझे? मैंने तुम्हें अपनी गुडविल बेची, और मैं ही उस गुडविल का यूज कर रहा हूं। सही है गलत? गलत है ना? मतलब कुछ जगहों पर रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, बट जनरली मैं एबल नहीं हूं कि मैं आपको रोक सकूं। क्लियर? देखो लिखा है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कहता है एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रेस्ट्रेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ए लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस of any kind to that extent is public policy requires that every man should be at liberty to work for himself and earn his living. Man include women as well, है ना? मैन मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैन विल बी मैन, वुमेन विल बी वुमेन। ठीक है, तुम सभी बिगड़े हुए बच्चे आ जाओ। इफ रेस्ट्रिक्शन इज रीजनेबल देन सच रेस्ट्रिक्शन इज वैलिड। इफ रेस्ट्रिक्शन इज अनरीजनेबल देन रेस्ट्रिक्शन विल बी। तो देखो मैंने यहाँ पर वैलिड रीजन बता रखे, मतलब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मना कर सकता है कि तुम ये थोड़ी, अब तुम्हें मैं जॉब सैलरी दे रहा हूँ 40,000 महीना, 9 to 6 जॉब की, तो 9 to 6 तो मेरे ही काम करेगा, अपना बिजनेस नहीं करेगा। 6 बजे की बात कर ले, 9 to 6 नहीं करेगा। Buyer of goodwill can put restriction on the seller of goodwill from carrying out similar business in the same locality for a limited। अगर मैंने अपनी गुडविल बेची है तो फिर वो सेम बिजनेस सेम लोकेलिटी में कुछ समय के लिए नहीं कर सकता। ऑल वेल। फिर गुडविल तूने खरीदी क्यों? खरीदने वाला बेवकूफ नहीं हो गया? तीसरा, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता।
मैं एबीसी में पार्टनर हूं और बगल में दूसरी दुकान खोल के बैठ गया सेम बिजनेस की, तो मेरी फर्म में कौन आएगा? नहीं समझे? और लास्ट पढ़ो। अच्छा सी हो गए, टोटल कितने पॉइंट हो गए? पहले 11वां करवा दूं, फिर पूरा लॉफुल पर खत्म हो गया, फिर लॉफुल को पूरा एक बार। कैसा लगा बताओ? क्लास आज की बढ़िया थी? रट गए सारे? थंब है, मुंह पे मत मार जो घुसा मेरे। ठीक है, आ जाओ जी। अब लास्ट पॉइंट है, आप कभी भी ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बना सकते जिसमें आप सामने वाले को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक रहे हो। मतलब मैंने तुम्हें सामान बेचा, तुमसे पैसे लिए, बिल दिया, बिल पे लिखा था अगर सामान खराब निकला तो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। ये क्या बात है? नहीं समझे? अरे लॉज बने पड़े इतने सारे, तो लॉ के रद्दी में फेंक दे सारे। सेलर ने बायर, मान लो मैंने हम आप सभी से फीस ले ली, मैंने कहा पढ़ा नहीं पाऊंगा तो कुछ नहीं कर सकते। ये क्या बात है? अच्छा कानूनी रूप से कह रहा हूं, वरना तो तुम झुंड बना के मुझे बीच में डाल भी सकते हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कानूनी रूप की बात कर रहा हूं। इतने सारे हो, मेरे को मेरा तो अंश भी ना मिले। कानूनी ऑल वेल। अच्छा मेरे पास लाइसेंस ही AK-47 भी है, ध्यान रखना। गदर फिल्म की तरह आऊंगा फिर बैक से चलो जी। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। भारत के अंदर आप कभी भी किसी से ऐसा एग्रीमेंट मत बनाना जिसमें आप लीगल प्रोसीडिंग को रोक रहे हो। किसको रोक रहे हो? लीगल प्रोसीडिंग। वो वैलिड नहीं माना। सब समझ गए? कहता है सिंपली एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग राइट ऑफ एग्रीव्ड पार्टी फॉर फाइलिंग ऑफ सूट इज वॉइड। मतलब मैं आपको सामान बेच रहा हूं, सामान खराब निकला, मैंने फ्रॉड किया, तो मैं डिफेंडेंट और आप कौन? तो एग्रीव्ड को मैंने बोला तू केस नहीं कर सकता, देख एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, गलत है। लेकिन इसके भी दो एक्सेप्शन है। क्या है? दो एक्सेप्शन। ऑल वेल। नंबर ए, फिक्सिंग अ प्लेस ऑफ सूट। कुछ समय पहले मैंने शायद क्लास में तुम्हें बताया भी था, मेरी बुक बिकती थी अमेजोन पे, जिसके तुरंत बाद सिलेबस बदल दिया ये ICI ने। लेकिन फिर भी 1200 किताबें मेरी बिकी थी और 108 रुपए पर किताब मुझे वो मिला था रॉयल्टी। तो कुछ 1,30,000 के आसपास मैंने उस बुक से कमाया। असल में मैंने कमाने के लिए वो बुक छापी नहीं थी, वो मैंने थोड़ा पब्लिसिटी के लिए, मैं कहा लोगों को पता होना चाहिए। ICI को पता लग गया, ठीक है। तो मैंने वो बुक छापी, पब्लिश करी, अमेजोन पे डाली, फ्लिपकार्ट पे डाली, और नॉर्मल जो लोकल शॉप्स होती है ना, दिल्ली में लक्ष्मी नगर है, उन शॉप पे भी मैंने वो बुक रखी। 10 रखी थी, 3 बुक्स बिकी थी। लोकल शॉप पे भी 3 बच्चे खरीद के लेके गए थे। तो अब मेरी बुक जो है वो पूरे भारतवर्ष में बिकी थी। चलो मैंने ये लॉ की बुक एक सब्जेक्टिव बुक रखी थी जो कि सिर्फ CA स्टूडेंट पढ़ सकता था। मान लो मैं कोई नॉर्मल बुक पब्लिश करूं, जो कि मैं करना भी चाहता हूं आगे आने वाले कुछ साल में, मैं एक बुक राइट कर रहा हूं, लिख रहा हूं, जो नॉर्मल जिंदगी की है, कहानियों बेस्ड है, जेन्युइन सच्ची कहानियों पे आधारित, मोटिवेशनल भी है, मनी मोनेटरी भी है। अभी लिख रहा हूं, मुझे लगता है कई साल और लगेंगे। लिखता हूँ 4-5 पेज, फिर दिमाग में चेंज आता है, हटा देता हूँ, फिर समय नहीं मिलता। बट मेरा मन है कि मैं कभी ना कभी अपने जीवन में उस बुक को पब्लिश करूं। चलो मान लेते हैं कि आज मैंने एक किताब अपनी पब्लिश करी जो कि पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में जो है लोग खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
आपको एक बात बताऊं, जब भी एक पब्लिशर बुक पब्लिश करता है तो वो साथ में अपना जो उसका कंटेंट होता है, उस कंटेंट में जरूर किसी ना किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो धर्म कितने हैं हमारे भारत में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, है ना। हिंदू मुस्लिम के अलावा भी बहुत सारे हैं। फिर अलग अलग कैटेगरी है, मैन, वोमेन, ट्रांसजेंडर, और भी बहुत सारे लोग हैं। फिर एसोसिएशन है, वकील, ट्रांसपोर्ट, रिक्शा एसोसिएशन। अब मान लो मैं कुछ बुक में ऐसा लिखा और हुआ ऐसे कि भाई कलकत्ता के रिक्शा एसोसिएशन के बारे में मैंने कुछ लिख दिया, अपना एक्सपीरियंस, जो कि गलत उनको लगा, उन्होंने मेरे ऊपर उठा के क्या कर दिया। आया पहला समझ में। इतने में केरल में एक बंदा मेरी किताब पढ़ रहा था और उसको वो मैंने द केरला स्टोरी देखी थी, वहां से कुछ टिप्पणी निकाल के उस पर डाल दी थी, वो तो उसको प्रॉब्लम हो गई, उसने भी मेरे ऊपर डाल दिया केस। फिर एक तो प्रॉब्लम बहुत दूर से आई, न्यूयॉर्क से। बुक उसने भी खरीदी, न्यूयॉर्क में भी बिकी, तो उसने भी गुस्सा आ गया, उसने भी केस कर दिया। अब बताओ क्या मैं तारीखें लड़ने हर स्टेट में जाऊं? जल्दी बताओ। तो ऐसे में एक बुक पब्लिशर क्या करता है, जब अपनी बुक बेचता है तो लिख देता है कि ऑल केसेस विल बी एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट टू, अगर मैं दिल्ली से हूं तो दिल्ली हाई कोर्ट। आगे समझ में। मैं अपनी बुक पब्लिश कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं बुक पे, देख भाई कोई भी केस करना है कर लो, मना नहीं कर रहा, लेकिन आओ दिल्ली। मैं थोड़ी जाऊंगा पूरी दुनिया में हर स्टेट में, इतने की बुक नहीं बिकी, इतने का किराया लग गया। समझ गए, 10 लाख कमाए तो टिकट ही लग गई, नहीं हो के हो गया काम खत्म। पहली बात ओके। तो देखो लिखा है फिक्सिंग ए प्लेस ऑफ, हियर इट इज, ए पब्लिशर पुट ए रेस्ट्रिक्शन फॉर फाइलिंग सूट एज ऑल डिस्प्यूट आर सब्जेक्ट टू दिल्ली। कैसा लगा पॉइंट? अब बी पॉइंट सुनो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सनी देओल का एक डायलॉग सुना है, तारीख पे तारीख? बताओ वो क्यों था डायलॉग? क्योंकि कोर्ट में केसेस बहुत होते हैं, तो कोर्ट फैसला नहीं सुनाता, कोर्ट क्या करता है, ये बात कोर्ट भी मानता है। सनी देओल में मनवा दी लोगों से। आपको पता है लाखों करोड़ों केसेस है जो आज भी पेंडिंग चलते हैं, 5 करोड़ केस है जो पेंडिंग चल रहे, थोड़े दिन में वो 10 करोड़ भी हो जाए। जितनी जनसंख्या उतने केस। अब भाई केस का फैसला भी ऐसे थोड़ी देख सकते हैं कि आज तू शरीफ लग रहा है देखने में तो तू सही है, उसने बाल नहीं कटवाए थे चल तेरे खिलाफ। नहीं समझे आप, ऐसे थोड़ी जज फैसला देगा, जज तो सबूतों के आधार पर फैसला देगा। तो भाई साहब मैंने एग्रीमेंट बनाते वक्त ये बोला कि सुन ऑलरेडी इतने केसेस होते हैं, तुझे कोई समस्या हो ना डायरेक्ट कोर्ट में मत जाइयो, पहले हम बाहर बात कर लेंगे। इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन, मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। वो भी मैं नहीं करूंगा, प्रोफेशनल होते हैं आर्बिट्रेटर्स, सीए होते हैं बहुत सारे बिजनेस काम में। हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्बिट्रेशन का काम भी करते हैं, फीस लेते हैं उसकी भी, आउट ऑफ कोर्ट। तो बताओ क्या मैंने यहाँ पर आपको केस करने से रोका है? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि पहले आप कोर्ट के बदले पहले कहां जाओ, आर्बिट्रेशन में जाओ, वहां कहां इतना टाइम लगेगा, वहीं सेटल कर लेंगे आउट ऑफ कोर्ट। हाँ आउट ऑफ कोर्ट नहीं हुआ तो कोर्ट चले जाना। तो क्या मना किया मैंने? इसीलिए दो एक्सेप्शन, ऑल वेल। एंड दिस इज योर थर्ड टॉपिक विच इज लॉफुल। एक काम करते हैं बिना नोट्स देखे, ठीक है, सब बोलेंगे, मैं बोलूंगा आपको सुनना है। लॉफुल पर्पस को लॉ ने डिफाइन नहीं किया, लॉ ने डिफाइन किया है अनलॉफुल पर्पस को। तो नंबर 1 अनलॉफुल पर्पस, आप ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हो जो फॉरबिडन बाय लॉ है। नंबर 2 आप किसी और लॉ को ब्रेक मत करना। नंबर 3 आप कोई फ्रॉडुलेंट बिजनेस का एग्रीमेंट मत बनाना। नंबर 4 आप किसी को इंजरी मत पहुंचाना। नंबर 5 इमोरल एक्टिविटी नहीं। नंबर 6 पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी से 11 पॉइंट निकाले मैंने आपको। एलियन इनेमी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, चैम्परिटी मेंटेनेंस, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। बुक में जरूरी नहीं है सीक्वेंस में हो, मेरा सीक्वेंस ये चल रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस और टाइटल, एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली। अगला, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल। अच्छा, ट्रेड के भी कुछ एक्सेप्शन है और लीगल प्रोसीडिंग के भी कुछ एक्सेप्शन है। ऑल वेल, कैसा लगा, मौज आ गई? चलो अभी हमारे 25 मिनट है, अगला टॉपिक और करेंगे, ठीक है।